इसी में बजट सत्र जो है 18 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा। 20 फरवरी को बजट जो है वो पेश किया जाएगा, जो आम बजट है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 8 लाख करोड़ रुपए का बजट इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार जो है आम जनता के लिए लेकर आ रही है। तो बेहद खास ये बजट रहने वाला है और हर किसी की निगाहें और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। सभी लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश के बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि जो योगी सरकार है वो लगातार, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, महिलाएं हैं, किसान है, युवा है, या फिर अन्य जितने भी वर्ग हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनके उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। और एक बार फिर से एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के समक्ष जरूर थी, लेकिन इन चुनौतियों से कैसे उभर कर लोगों को खुश करने का काम जो है वो उत्तर प्रदेश में सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ की, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी और 20 फरवरी को बजट पेश होने से पहले आज 18 फरवरी से 5 मार्च तक ये बजट चलेगा और 5 दिन का अवकाश इस जो पूरा लंबा बजट चलेगा वो देखने को मिलेगा। 2 दिन जो है वो सैटरडे और संडे यानी कि शनिवार और रविवार रहेंगे और 2 वीकेंड्स इन 18 से लेकर 5 मार्च तक देखने को मिलेंगे। और एक महाशिवरात्रि का दिन, ये 5 दिन बजट सत्र नहीं चलेगा, लेकिन उसके अलावा सभी दिन बजट सत्र जो है वो होगा। और अभी 11 बजे से ये बजट सत्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश में होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए आज से यूपी बजट की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, जहां कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बैठक की थी, एजेंडे पर काम किया और इसी के बाद आज बजट सत्र की शुरुआत है, जिसमें हर किसी की निगाहें और तस्वीरें देखिए लाइव विधानसभा से, जहां पर यूपी का बजट सत्र शुरू हो चुका है। 18 फरवरी से 5 मार्च तक ये चलने वाला है। सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और एक एक करके अब यहाँ पर हंगामेदार ये बजट का सत्र रहने वाला है। हर किसी ने आसार जताए थे। इसी पर अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार पूरे तरीके से तैयार है विपक्ष का जवाब देने के लिए, लेकिन विपक्ष भी अपने एजेंडे पर टिका हुआ है। यहाँ पर यूपी विधानसभा से लाइव तस्वीरें आपके सामने और आज यूपी विधानसभा में बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने, जोरदार हंगामे के आसार है और इस बार बजट सत्र में लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में ऐसे पुण्य आत्माओं के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि तथा उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। अंत्योदय से सर्वोदय मेरी सरकार का मंत्र है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े, आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर परिवारों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धन परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का यह प्रयास है कि इन परिवारों को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए जिससे प्रति वर्ष कम से कम रुपया 1,25,000 की आमदनी सतत तरीके से हो सके। भारत सरकार में प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-26 में विकसित भारत की परिकल्पना भी जीरो पॉवर्टी को पहले स्थान पर रखा है। मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों, प्रभावी कार्यान्वयन व सतत अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। मेरी सरकार के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,85 लाख गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश एचीव स्टेट बना हुआ है। 15 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ 57 लाख खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 52 लाख नामांकन से साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 28 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 8 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अयोध्या में आयोजित उत्सव 2024 25,12,000 दीप प्रज्वलित कर पुनः गृहिणी को अभियान दर्ज कराया। कृषि निवेशों में किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य होंगे। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गन्ना एवं चीनी खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू, शीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में लगातार प्रथम स्थान रहा है। देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ई मार्केट प्लेस के अंतर्गत सर्वाधिक सरकारी क्रय करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह 2023 में प्रदेश मत्स्यकीय राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन योजना विकसित करने में देश में प्रथम स्थान पर है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम है। एनपीएस ट्रेडर्स के अंतर्गत कामगारों का पंजीयन कराने में उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान पर। भारत सरकार द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को कुल 10 पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा 9 स्मार्ट सिटी एक्सपो में कानपुर को पालिका स्पोर्ट्स स्टेडियम के आधुनिकीकरण व विकास कार्य हेतु बेस्ट हेरिटेज एंड हिस्टोरिक आर्किटेक्चर एंड लैंडमार्क प्रेजेंटेशन अवार्ड प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2025 हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा लेकर आया है। इस वर्ष भारतीय संविधान ने 75 वर्षों की अपनी गौरवशाला यात्रा पूरी की। इस अवसर पर मैं सभी संविधान की रचना कर यह सुनिश्चित किया है कि हमारी विकास यात्रा न्याय, समता और बंधुता पर आधारित है। भारतीय गणतंत्र का एक अमृत वर्ष हमारे लिए संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही आज़ादी के अमृत काल में एक सशक्त और समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करने वाला होगा। गणतंत्र के अमृत वर्ष में सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विगत 9 अगस्त 2024 से स्वाधीनता संग्राम के प्रेरक अध्याय काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है। 2025 का ये वर्ष जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख विकासोन्मुखी नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम व्यय शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। विगत सत्र के पश्चात मैंने 2 अध्यादेश पारित किए हैं, जिनके प्रतिस्थानी विधेयक व कतिपय अन्य महत्वपूर्ण विधेयक आपके विचार पर प्रस्तुत किए जाएंगे। मुझे आशा है नहीं अपनी को पूर्ण विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यगण प्रदेश की आम जनता के व्यापक हित में मेरी सरकार का सहयोग कर जन आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान करेंगे। वही सदन की उच्च गरिमा व पवित्रता बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके स्वस्थ एवं सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपने मध्य आने और सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया। मैं
राज्यपाल जी के मुझे बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कृपापूर्वक को बता दें कि यहाँ पर लगातार विधानसभा जो सत्र है, बजट सत्र, वो जारी है। और इसी बीच में ये भी बता दें कि अभी भी ये यूपी का विधानसभा सत्र जारी है। आज पहला दिन और 5 मार्च तक ये जारी रहने वाला है। विपक्ष का हंगामा जोरदार तरीके से देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि सरकार 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करेगी। और इस बार के बजट का आकार बहुत बड़ा होगा। 8 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान पहले से जताया गया है। वहीं पर यह भी बता दें कि विपक्ष द्वारा महाकुंभ हादसे समेत कई अन्य मुद्दे उठाने की बात कही जा रही है। और लगातार हंगामा काटने का काम अभी भी जो विपक्ष है वो लगातार विधानसभा बजट सत्र में करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हंगामा जो है वो देखने को मिला। और जिस तरीके का एजेंडा बनाया गया था वही तस्वीरें सामने आई, जहां बजट सत्र में अस्थि कलश लेकर सपा एमएलसी जो है वो पहुंचे। सीएम योगी ने ये कहा कि चुनाव में हार की खुन्नस जो है ये सदन में ना निकाले। विपक्ष को इस चीज का ध्यान रखे कि फिलहाल यहाँ पर जो अभिभाषण चल रहा है उसे सुने और उसके बाद जो है इस पर चर्चा करें, लेकिन हंगामा जो है विपक्ष ना खड़ा करे। और इसी को लेकर फिलहाल विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत जो है आपके सामने हो चुकी है, जहां जबरदस्त हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ विपक्ष ने विधानसभा में नारेबाजी जो है वो की है। अभिभाषण के दौरान नारेबाजी की गई और जो काउंटर है साफ तौर पर सरकार विपक्ष को करती हुई नजर आ रही है। यहाँ आपको बता दें कि विपक्ष महाकुंभ, भगदड़, मिल्कीपुर उपचुनाव और धांधली जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के सामने खड़ी है, जहां सरकार को घेरने की तैयारी जो है वो की हुई थी और वैसा ही हंगामा देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी पूरे तरीके से विपक्ष के हर हमले का काउंटर करने के लिए तैयार है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है और सत्र जो है हंगामेदार देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर सरकार को घेरने की तैयारी जो है वो की जा रही है। बजट सत्र की शुरुआत से ही पहले सीएम योगी बोले, उन्होंने कहा सदन चलाना सबकी जिम्मेदारी है और इसे शांति से चलाया जाए। यहाँ पर हमला जो है वो करती हुई विपक्ष नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष सरकार की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये कहा कि अभिभाषण सुना जाए, हंगामा नहीं किया जाए। तो यहाँ पर लगातार सत्र को लेकर अगर बात की जाए तो पूरा हंगामेदार, ये जबरदस्त हंगामेदार ये सत्र देखने को मिल रहा है। सत्र की शुरुआत होती है। इसके अलावा वर्ष भर के लिए राज्य सरकार का बजट भी इसी सत्र के दौरान पारित होता है। अन्य विधायी कार्यों के साथ ही जनहित से जुड़े हुए, राज्य के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सदन में चर्चा होती है। आज विधानमंडल के कार्रवाई प्रारंभ होने के साथ ही महामहिम राज्यपाल जी का महत्वपूर्ण अभिभाषण संवेद सदन को महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा अपने अभिभाषण के माध्यम से संबोधन होगा। इसके उपरांत कल से महामहिम राज्यपाल के भाषण पर सदन में चर्चा भी होगी। 20 फरवरी को वर्ष 2025-26 का उत्तर प्रदेश का सामान्य बजट सदन में प्रस्तुत होगा। सदन 18 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक के लिए प्रस्तावित किया गया है।
उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे बहुत कम क्षण आए हैं जब इतने लंबे समय के लिए सदन आहूत किया गया हो, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। सदन चर्चा परिचर्चा का एक मंच बने। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले लगभग 8 वर्ष के अंदर जो प्रतिमान स्थापित किए हैं वह अभूतपूर्व है। उसकी झलक अभिभाषण के माध्यम से भी और सदन के अंदर चर्चा परिचर्चा के माध्यम से भी देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में आए हुए व्यापक बदलाव देश और दुनिया के द्वारा उत्तर प्रदेश को आकर्षण का केंद्र मानते हुए जो वर्तमान में स्थितियां दिखती हैं, स्वाभाविक रूप से हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पे चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है, सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने का प्रयास करता है। विपक्ष अगर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करेगी तो मेरा अनुमान है कि यह एक बहुत अच्छा सत्र, बजट सत्र हो सकता है, जिसमें अगले 5 मार्च तक चलने वाली सदन की कार्रवाई को न केवल महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने और सभी सदस्यों को अपनी बात को रखने का, बल्कि सामान्य बजट और अनुदान मांगों पर भी चर्चा के साथ ही विधायी कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी, जनहित से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रभावी चर्चा का एक मंच सदन बन सकता। तो चलिए, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हंगामे के चलते यूपी विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और ये विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित किया गया है। 12:30 बजे तक ये कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और विपक्ष का हंगामा जो है वो देखने को मिला, लेकिन इसमें अब ये देखने को मिल रहा है कि कार्रवाई जिस तरीके से सीएम योगी ने कहा था कि आराम से होनी चाहिए, हंगामा ना करे, चर्चा जो है वो दोनों तरफा होगी और इस पर जवाब भी दिया जाएगा विपक्ष को, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे की अगर बात की जाए तो अपने मुद्दों को लेकर सामने खड़ी थी, जहां पर मिल्कीपुर उपचुनाव हो, बाघों की भगदड़ हो और ऐसे कई मुद्दों को लेकर आड़े हाथों जो है वो सरकार को लिया, घेराव किया, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल, आपको बता दें कि विपक्ष ने लगातार हंगामा काटा और इस बजट सत्र को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उमेश मिश्रा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उमेश, आप बताइएगा, 12:30 बजे तक ये कार्रवाई स्थगित, आज पहला दिन और ऐसी तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है, 1 घंटा भी कार्रवाई नहीं चली है। तो चलिए, उमेश मिश्रा के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको ये बता दें कि हंगामे के चलते उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र, जो कि बजट सत्र, आज पहला दिन इसकी शुरुआत हो चुकी है और उत्तराखंड का भी बजट जो है वो आज ही शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड का बजट भी शुरू हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों का जो बजट है वो 20 फरवरी को पेश किया जाएगा। तो बिल्कुल, यहाँ उत्तराखंड को लेकर अगर बात की जाए तो आज बजट सत्र जो है वो पेश होना है और 18 से 24 तक ये सेशन जो है वो चलने वाला है। काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तरफ यूपी सरकार की अगर बात की जाए तो 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट जो है अपने लोगों के लिए लेकर आई है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड की धामी सरकार है जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट लोगों के लिए लेके आई है ताकि उसे उपयोग में जो है वो लाया जा सके। फिलहाल आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी। यहाँ सरकार की उपलब्धियां जो है वो गिनाई जाएंगी और 20 फरवरी को राज्य सरकार आम बजट पेश करेगी। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा को
को विपक्ष भी तैयार है। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण विषय जो है वो रखे हैं। विपक्ष ने कहा है कि चाहे वो मूल निवास हो, भू कानून हो, स्मार्ट मीटर हो, इन सभी को लेकर जो है घेराव सरकार का किया जाएगा। दूसरी तरफ सरकार ने कहा है कि हम भी विपक्ष को जवाब देने को तैयार है। और यहाँ उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो लाइव तस्वीरें विधानसभा से लाइव आपके सामने। आर्थिक रूप से सफल बनाए जाने हेतु पर्याप्त नहीं है। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 सामान्य बजट चार धाम के शीत प्रवास स्थलों पर सुनवाई नहीं पूरे होगी प्रदेश में यहाँ पर पर्यटन को। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के विधानसभा सत्र की, जहां पर कि राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आप देख सकते हैं वहां पर संबोधित कर रहे हैं, अभिभाषण दे रहे हैं। और विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत आज यानी मंगलवार से राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और 20 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा प्रदेश की सरकार द्वारा। और वित्तीय वर्ष 2025-26 का यह आम बजट होगा। पहली बार सत्र जो है वो ई विधानसभा में होगी। आपको ये भी बता दें कि सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस बार का ये सत्र जो है पेपरलेस रहेगा, जहां पर टैब्स का उपयोग जो है क्वेश्चनिंग के लिए किया जाएगा। इन टोटल अगर इस विधानसभा की बात की जाए तो बजट सत्र को लेकर 521 सवाल जो है वो आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड का बजट जो है इस बार ज्ञान पर पेश किया जाएगा। ज्ञान की अगर बात की जाए तो सबसे पहले गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये इस बार का एजेंडा सरकार की तरफ से, धामी सरकार की तरफ से रखा गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अपनी उपलब्धियों को जब गिनाया जाएगा तो उत्तराखंड सरकार देश का ऐसा पहला राज्य बनी है जिन्होंने अपने राज्य में यूसीसी लागू करवाया, तो उसको लेकर भी बतौर उपलब्धि जो है वो गिनाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से ये हंगामे देखने को मिलते हैं बजट सत्र में, अब देखना ये है कि उत्तराखंड के अगर बजट सत्र की बात की जाए तो आम बजट में जनता के लिए क्या कुछ होगा, जनता के उपयोग के लिए क्या कुछ सरकार लेकर आएगी, चाहे वो टूरिज्म के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, हर एक वर्ग को किस तरीके से आगे परोसा जाएगा। जो ये 1 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो लाया है, तो इन सभी पर फिलहाल विपक्ष भी तैयार है कि हम मूल निवास हो, भू कानून हो, स्मार्ट मीटर हो, भ्रष्टाचार हो या फिर कानून व्यवस्था हो, हर किसी पर सवाल उठाते हुए इस विधानसभा सत्र में नजर आएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात, 3 महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो भी इस बजट में पेश होने वाले हैं। और आज यहाँ पर पटल पर सदन के ये 2 और विधेयक जो है वो आएंगे। फिलहाल आपको बता दें कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री के बीच बहस जो है उत्तराखंड के विधानसभा सत्र में देखने को मिल रही है। सदन में सरकार की उपलब्धियों पर सत्ता पक्ष ने विधायकों की मेज जो है वो थपथपाई, वही कांग्रेस मदन बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच बहस शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने सत्र की अवधि न बढ़ाने पर विरोध किया है और राज्यपाल का अभिभाषण भी शुरू हुआ है, जहां बाहर विपक्ष का हंगामा विधानसभा के बाहर देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें बजट सत्र की है उत्तराखंड को लेकर, जहां पर सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष से सीएम मिले थे और यहाँ 2 विधेयक और 3 अध्यादेश भी आज पटल पर आ सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से आपको बता दें कि आज पेपरलेस सत्र की पहल के तहत पहली बार सत्र ई विधानसभा में होगा। इसके लिए सदन में सभी सदस्यों के बैठने के स्थान पर टैबलेट लगाए गए हैं। इसके माध्यम से ही विधायकों को एजेंडे, प्रश्नों की जानकारी जो है वो मिलती रहेगी। तो डिजिटल दौर में डिजिटल तरीके से विधानसभा का ये सत्र उत्तराखंड में पहली बार देखने को मिलेगा, जिसे साफ तौर पर ई विधानसभा कहा जा रहा है। पेपरलेस जो है ये रहने वाला है, जहां पर लोग जितने भी होंगे विधायक होंगे अपने एजेंडे और प्रश्नों की जानकारी टैबलेट से लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बाहर की अगर बात की जाए तो विधानसभा के हंगामा ही हंगामा, विपक्ष जो है खड़ा है और हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ यूपी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के विधानसभा से भी ये तस्वीरें सामने आ रही है। तो ये साफ तस्वीरें जहां पर आज बजट सत्र दोनों तरफ देखने को मिल रहा है और आम जनता को क्या कुछ सरकार देगी,
हर किसी की नजरें इस पर रहने वाली है। बेहद खास उत्तराखंड के राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो चल रहा है, जहां पर हंगामे के आसार चाहे वो यूपी के बजट सत्र में हो या उत्तराखंड के बजट सत्र में वो देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे जहां पर बात होगी महाकुंभ को लेकर, और आपको बता दें महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है और सैलाब जो है उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसी में आज करीब 36 लाख लोगों ने अभी तक स्नान महाकुंभ में कर लिया है। और अभी तक आपको बता दें कि यहाँ महाकुंभ में 54 करोड़ 31 लाख लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि लगातार महाकुंभ में जनता जो है पहुंच रही है, श्रद्धालु का जनसैलाब देखने को मिल रहा है और अभी तक 54 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। बहुत ही जल्द ये तमाम रिकॉर्ड्स जो है एक बार फिर से तोड़ते हुए नजर आएंगे और महाकुंभ अपने आप में कई रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। लेकिन ये जो भक्ति का जन सैलाब है, ये जो श्रद्धा का सैलाब है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब सिर्फ एक शाही स्नान बचा है, यानी कि महाशिवरात्रि 26 फरवरी का दिन। इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं और श्रद्धालु शाही स्नान के अलावा भी जो नॉर्मल डेज हैं उसमें भी लगातार स्नान के लिए महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और लगभग 54 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। अनुमानित तौर पर बताया जा रहा था कि 45 करोड़ के करीब जो है श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन सभी रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं, चाहे वो बच्चे हैं, युवा है, बुजुर्ग अवस्था के लोग हैं, देश विदेश से लोग यहाँ पर महाकुंभ में शाही स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन जिस तरीके से काम पर डटा हुआ है, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था हो या फिर वो भूला भटका केंद्र हो या फिर अनाउंसमेंट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, सभी तरीके से जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं वो इन श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं और 36 लाख लोगों ने आज के दिन यानी कि 18 फरवरी के दिन अभी तक स्नान कर दिया है। तो आपको बता दें कि बीते एक दिन 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ महाकुंभ में पहुंचे थे। इसी बीच हम आगे बढ़ जाएंगे जहां पर ज्ञानेश कुमार के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि उन्हें जो है एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीसी राजीव कुमार की बात की जाए तो उन्हें जो है ज्ञानेश कुमार को उनकी जगह मिली है। 19 फरवरी को पदभार ग्रहण करने के लिए ज्ञानेश कुमार पहुंचेंगे, यानी कि कल बुधवार का दिन तय किया गया है जब ज्ञानेश कुमार ये बड़ा पदभार जो है वो ग्रहण करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें देश के अगले नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुने गए हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि राजीव कुमार अपनी जो रिटायरमेंट है वो ले रहे हैं और यहाँ पर सेवानिवृत्त होने के चलते ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, क्योंकि अगर ज्ञानेश कुमार की बात की जाए तो वे चुनाव आयुक्त थे, अब उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। तो उनका पद भी जो खाली था उसमें आपको बता दें कि विवेक जोशी का नाम फिलहाल सामने है, उन्हें अब चुनाव आयुक्त बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ 19 फरवरी को ज्ञानेश कुमार पदभार संभालेंगे, यानी कि कल जो है ये अपना पदभार संभालेंगे। आज क्योंकि राजीव कुमार जो है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, ज्ञानेश कुमार देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। कल पीएम मोदी की अगुवाई वाली मीटिंग में इसका फैसला हुआ है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। और उसके बाद इस बैठक में अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगी। 19 फरवरी को पदभार जो है इनके द्वारा ग्रहण किया जाएगा। उनका कार्यकाल आपको बता दें कि 26 जनवरी 2029 तक रहेगा और उसके बाद यहाँ पर रिटायरमेंट जो है इनकी होगी। इसी के चलते विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और बैठक में राहुल गांधी भी शामिल थे इन्होंने। लेकिन यहाँ पर देखिए जब नाम की आगे मुहर लगाने की बात की तो आपत्ति जो है राहुल गांधी भी जताते हुए नजर आए थे। तो बिल्कुल आपको बता दें ज्ञानेश कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश के अगले नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो हैं वो कल अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो
चलिए इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक हो रही है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा इस बड़ी बैठक में, महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद है। नलिन प्रभात जो कि डीजीपी है जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो भी इसमें मौजूद हैं। तो देखिए लगातार एक बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, जहां पर हमने आपको लगातार अपडेट किया है। इस महीने की शुरुआत, यहाँ पे जनवरी के महीने की एंड की बात की जाए तो लगातार गृह मंत्रालय के साथ जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े अधिकारियों, एलजी हो या फिर सीएम हो, सभी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो मीटिंग्स का दौर है वो देखने को मिल रहा है। और किस तरीके से कड़ी सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में की जाए, इसको लेकर चर्चाएं हो रही है। और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के एलजी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और तमाम बड़े जो अधिकारी है, चाहे वो डीजीपी नलिन प्रभात है, सीआरपीएफ, बीएसएफ और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जो बड़े चेहरे हैं, वो इस मीटिंग में पहुंचे हैं। वो बैठक में मौजूद है, जहां पर यहाँ पर देखिए कि बैठक जो है वो की जा रही है और कानून व्यवस्था किस तरीके से और जम्मू कश्मीर में दुरुस्त की जाए उसको लेकर ये खास बैठक है। क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद होम मिनिस्ट्री के अंडर, गृह मंत्रालय के अंडर ही पुलिस कानून व्यवस्था है और पुलिस जो है वो सभी यहाँ पर गृह मंत्रालय के अंडर आती है। और इसी के चलते ये काफ़ी अहम बैठक रहने वाली है और नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा जो है वो की जाएगी। और इसी में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि बैठक का आयोजन जो है दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में किया गया है और केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के शीर्ष अधिकारी भी इस बैठक में है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये बैठक रहने वाली है, जहां कानून व्यवस्था को लेकर और किस तरीके से कानून को प्रदेश में लागू किया जाए और कौन सी चुनौतियां सामने आएंगी, उन सभी पर चर्चा की जाने वाली है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि दिल्ली में जम्मू कश्मीर को लेकर ये बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ ताबिश कमाल ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, आप बताइएगा, जम्मू कश्मीर के हवाले से दिल्ली में लगातार चर्चाओं का दौर देखने को मिल रहा है, अहम बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे और दुरुस्त किस तरीके से किया जाए, पूरी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल हम दिल्ली में गृह मंत्रालय पर मौजूद हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर के एक बहुत अहम बैठक गृह मंत्रालय में शुरू हो चुकी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा, वहां से डीजीपी नलिन प्रभात और साथ ही चीफ सेक्रेटरी अनिल डुल्लू के साथ साथ तमाम जो आला अधिकारी है वो मौजूद हैं। देखिए जो नए कानून बनाए गए हैं उनकी समीक्षा बैठक है, किस तरह से उनको लागू करना है, क्या उनमें दिक्कतें आ रही हैं, सबको लेकर के होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने तमाम चीजें रखी जानी है। जम्मू कश्मीर को लेकर के देखिए ये बैठक इसलिए भी बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछली दो बैठकें जो दिल्ली और जम्मू कश्मीर में हुई हैं, उन बैठकों में उमर अब्दुल्ला बतौर मुख्यमंत्री मौजूद नहीं रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर एतराज जताया था कि उमर अब्दुल्ला सूबे के मुख्यमंत्री है और उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, लेकिन वो मौजूद नहीं रहे थे। तो ऐसे में अब आज उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत अहम है, चूंकि अगर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के सरकार चला रहे हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, सेंटर के अधीन आता है, सेंटर के अंडर स्टेट है, पुलिस और तमाम सुरक्षा से जुड़े तमाम जो चीजें हैं वो सीधे होम मिनिस्टर अमित शाह के अधीन है। तो ऐसे में बहुत अहम इसलिए माना जाएगा कि यहाँ से क्या चीजें निकल करके सामने आती हैं, जो नए कानून लागू किए गए हैं उनमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या उनमें चुनौतियां हैं, किस तरह से उनको किस तरह से उनकी चुनौतियों को दूर करना है, क्या क्या परेशानियां जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही हैं, ये तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर के ये अहम बैठक की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज चूंकि बतौर सीएम उमर अब्दुल्ला इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पिछली बैठक में जब वो मौजूद रहे थे तो उन्होंने कई सवाल उठाए थे, खुद गृह मंत्री अमित शाह से वो मिले थे और बैठक में उनको नहीं बुलाया गया था। तो जब वो मिलकर के बाहर निकले थे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के हवाले उन्होंने बातचीत किया और उसके अलावा जो स्टेटहुड को लेकर के लगातार वो लोग कोशिशें कर रहे हैं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच तालमेल बिठाने की कोशिशें कर रहे हैं, उस पर भी बातचीत हुई है। लेकिन आज की जो बैठक है वो खास तौर से सुरक्षा के हवाले, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, बॉर्डर
बॉर्डर एरियाज की सुरक्षा, जो वहाँ हालात बने हैं उसकी सुरक्षा को लेकर के बहुत अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस अब सीधे सीधे सेंटर के अधीन है, यानी होम मिनिस्ट्री के अधीन है। तो ऐसे में सेंटर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए डीजीपी को भी दिल्ली बुलाया गया है, उनको दिल्ली इस बैठक में बुलाया गया है। उनसे भी तमाम चीजों की जानकारी ली जाएगी, उनसे भी जानने की कोशिश की जाएगी कि वहां पर नए कानून के बाद किस तरह की चुनौती आ रही हैं और नए कानून को लेकर के क्या कोई किसी तरह की परेशानी है या कोताही है तो उसमें क्या किस तरह से उनको अमली जामा पहनाया जा सकता है। तो तमाम चीजें हैं जो बैठक के हवाले से बहुत अहम मानी जा रही हैं। चूंकि एलजी मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला दोनों एक साथ मौजूद होंगे गृह मंत्री अमित शाह के सामने, तो जाहिर सी बात है कि दोनों अपनी अपनी बातचीत भी रखेंगे और अपने अपने मसले मसाइल जो राज्य से जुड़े हुए हैं, सूबे से जुड़े हुए हैं, उन सबको भी सामने रखा जाएगा। खासतौर से बॉर्डर एरियाज को लेकर के, चूंकि बॉर्डर एरियाज हैं और लगातार हमने पिछले कई दिनों में देखा 2024 का जो साल निकला है उसमें हमने देखा था कि कई तरह से पाकिस्तानी तरफ से लगातार सीमा पार से आवागमन जारी रहा था, तो उस पर भी कहीं ना कहीं चिंता गृह मंत्रालय ने उस वक्त व्यक्त की थी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिल्ली से लगातार दिया जाता रहा है। तो ऐसे में तमाम बहुत अहम इश्यूज हैं जिन पर अब लगातार अंदर चर्चा चल रही है। ज़राए के हवाले से देखिए ये भी खबर आ रही है कि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी है जम्मू कश्मीर के से जुड़े। चूंकि देखिए सेशन स्टार्ट होने वाला है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के सेशन का जो कहीं ना कहीं तालमेल है वो दिल्ली से बनकर ही चलना होगा। तो ऐसे में उसको लेकर के भी हो सकता है कि उस पर भी कोई अंदर बातचीत रखी जाए। ताबिश, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अगर इन मीटिंग्स को लेकर बात की जाए तो इससे पहले जो सुरक्षा के हवाले से मीटिंग्स हुई थी उनमें सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल नहीं थे, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की थी। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर ये बात की जाए कानून व्यवस्था को लेकर, पुलिस को लेकर, ये गृह मंत्रालय के अंडर आ रही है जब से यूटी बनाए, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के कानून व्यवस्था को लेकर, सिचुएशंस को लेकर बात की जाए तो यही कहा जा रहा है कि जब से यूटी बनी है ग्राफ जो है वो क्राइम्स का बढ़ा है। तो इसको लेकर भी एक मेजर फैक्टर है कि इस पर काम करना जरूरी है और इस बैठक में चर्चा हो। देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, चूंकि अपोजिशन की तरफ से लगातार ये आरोप लगते रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर कि जब से यूटी बना है तब से क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ा है, लेकिन ऐसे में आंकड़े कुछ और बताते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई है। जम्मू कश्मीर में जो क्राइम का ग्राफ, आज अपोजिशन इस बात का दावा कर रहा है कि क्राइम का ग्राफ वहाँ बढ़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दावे हैं वो उससे कहीं ना कहीं अलग नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि दोनों स्टेट को मिलकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर के उन दावों का भी आज क्लियरिफिकेशन करना होगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग में मौजूद है और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इस बात को कहता रहा है कि यूटी बनने के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर हुए हैं। तो जाहिर सी बात है सुरक्षा का जो हवाला लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस या अपोजिशन के लीडर देते रहे हैं वो भी एक अहम मुद्दा हो सकता है कि उस पर भी बातचीत की जाए, उस पर भी कोई मसले मसाइल सामने रखे जाए, क्योंकि दोनों के अंदर इख्तलाफ इतना ज्यादा हो चुका है कि दोनों के इख्तलाफ की वजह से कहीं ना कहीं बार बार गृह मंत्रालय को बैठकों पर इन तमाम चीजों पर बातचीत करनी पड़ रही है। देखिए पिछली बैठकों में चूंकि उमर अब्दुल्ला मौजूद नहीं रहे और आज उमर अब्दुल्ला खुद मौजूद है सूबे के सीएम होने के नाते, तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तरफ से आरोप लगाता रहा है या अपोजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट पर जो आरोप लगाता रहे उन पर भी जाहिर सी बात है कि बातचीत होनी बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर वो चीजें भी आती हैं जिन पर हमेशा अपोजिशन आवाज उठाता रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर अपोजिशन कहता रहा है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा 370 हटने के बाद बद से बदतर हुई है। तो आज हो सकता है कि दोनों ही लोग सामने हैं, एलजीबी सामने है, सीएम है, खुद होम मिनिस्टर सामने है, तो बैठ करके बातचीत हो सकती है और इस मसले पर भी हो सकता है कि अपनी बात सीएम और अब्दुल्ला होम मिनिस्टर के सामने रख सकते हैं। तो यहाँ पर ताबिश अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर को लेकर, घुसपैठ को रोकने को लेकर या फिर यहाँ की सुरक्षा के हवाले से, आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, नार्को टेररिज्म बड़ा मुद्दा है, ये सभी मुद्दों को लेकर सुरक्षा पर ही बात आती है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है अब इन सबको रोकने के लिए प्लान जो है इस बैठक में बना लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले जो कंप्लेंट थी कि सीएम को नहीं लाया जा रहा, अब उमर अब्दुल्ला भी शामिल है, उपराज्यपाल भी शामिल है, खुद गृह मंत्री भी शामिल है। देखिए सबसे अहम चीज़ ये है, चूंकि जम्मू कश्मीर में अगर सुरक्षा की बात की जाए, नार्कोटिज्म की बात की जाए, घुसपैठ की बात की जाए, तो उसके लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर के साथ काम करना होगा और इसीलिए यहाँ पर इन तमाम मसलों मसाइल पर बात करने के लिए सूबे के मुखिया का होना भी ज़रूरी है। चुनिंदा सरकार है, राज्य के आवाम ने उस सरकार को चुना है, तो ऐसे में बतौर चीफ मिनिस्टर उनका होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अपोजिशन जो आरोप सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगाता रहा है
भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट सूबे के अंदर है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कई मुद्दों को लेकर के अपनी नाराजगी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जाहिर कर चुका है। और ऐसे में अगर दोनों मिलकर के बातचीत करेंगे, चाहे वो नार्कोटिज्म का बात हो, घुसपैठ की बात रही हो, या वहां पर पुलिस के जो काम हैं उन पर सवालिया निशान उठते रहे हैं, उन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए आज जाहिर सी बात है कि इन तमाम मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि सब कहीं ना कहीं सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। चाहे नार्कोटिज्म की बात हो, चाहे घुसपैठ की बात हो, या घुसपैठ के जरिए होने वाले ड्रग्स रैकेट की बात हो, जो लगातार गुलिस्तान टीवी पर हम लोगों ने चलाया। ठीक है ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में अहम बैठक जारी है। रणवीर अलाहाबादिया पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि रणवीर अलाहाबादिया के पासपोर्ट को जमा करवाने के आदेश कहा गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप फेमस हैं, लेकिन आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। ऐसे बयान गंदे दिमाग से ही उपजते हैं। तो लगातार रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना पर फटकार सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन अभी फिलहाल रणवीर अलाहाबादिया ने जो इस शो के दौरान जो बातें कही थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फेमस हैं तो कुछ भी कहेंगे। और ऐसे बयान गंदे दिमाग, गंदी सोच की उपज है और उन्हें अभी फिलहाल पासपोर्ट जमा करवाने को भी कहा गया है। और ये पासपोर्ट जो है वो थाने पुलिस स्टेशन में जमा होगा। तो बिल्कुल आपको बता दें, समय रैना के शो यानी इंडिया गॉट टैलेंट में अभद्र और आपत्तिजनक जिस तरीके से वल्गर कमेंट्स जो है वो किए गए, वल्गर बातें जो है वो रखी गई, उसके बाद विवादों में घिरते हुए फेमस यूट्यूबर जिनका नाम बियर बाइसेप से मशहूर है, रणवीर अलाहाबादिया नजर आए। और इसी में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको ये बयान दिया गया है कि इस संबंध में कई सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुणाल गोस्वामी जुड़ चुके हैं। कुणाल, बताइएगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर यह कहा है कि गंदे दिमाग की उपज है, और लोगों ने भी, अगर एक तरफा बात नहीं दोनों तरफा बात की जाए, अगर इन्होंने कंटेंट प्रोवाइड किया तो लोगों ने भी कंटेंट देखा और अब ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, लगातार पिछले करीब 2 सप्ताह के दौरान जब से ये पूरा एपिसोड इंडिया गॉट टैलेंट का टेलीकास्ट हुआ, उसके बाद से लगभग आधा दर्जन से अलग अलग जगहों पर एफआईआर और पिटीशन कोर्ट में दाखिल की गई और रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी पर लगातार केस और कार्रवाई की मांग उठती रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया तो सीधे इंडिया गॉट टैलेंट के हर एपिसोड पर फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। कोई भी एपिसोड नया टेलीकास्ट नहीं होगा, आप ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मना कर दिया है। रणवीर अलाहाबादिया को 2 सम्मन अब तक जारी हो चुके थे इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर। वो हाजिर नहीं हो रहे थे, उनका पता नहीं चल रहा था, तो उनके वकील वहां पहुंचे तो वकील को सीधे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप यूट्यूब या सोशल मीडिया पर फेमस हैं, आपका बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, इसका मतलब ये नहीं आप किसी भी तरह का कोई भी आपत्तिजनक बयान दे देंगे। आपको भारतीय समाज में अगर रहना है तो माता पिता की इज्जत करना भी सीखनी होगी। आपको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, तो उनके दिमाग में ऐसा क्या संदेश जाएगा आपके ऐसे बयानों को लेकर। अब बड़ी बात है, लगातार रणवीर अलाहाबादिया के जो वकील है उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि रणवीर अलाहाबादिया को जान से मारने की धमकी मिल रही है, लिहाजा वो पब्लिक अपीयरेंस नहीं दे रही हैं। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना तुरंत पासपोर्ट जब्त कराइए, आप अगले आदेश तक देश से बाहर नहीं जा सकते। फिलहाल रणवीर अलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ इस एपिसोड को लेकर, जो इंडिया गॉट टैलेंट का एपिसोड था, उस पूरे मामले को लेकर अब किसी भी तरह की और एफआईआर दर्ज करने पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट यही भी नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये भी कहा कि ऐसे बयान आपकी गंदी सोच और गंदे आचरण को जाहिर करते हैं कि आप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और हैं और बिहाइंड द कैमरा आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। बिल्कुल कुणाल, सुप्रीम कोर्ट ने ये कई सवाल जो है वो रणवीर अलाहाबादिया के सामने रखे हैं। उन्होंने 2-3 सवाल रखे हैं, एक एक कर आपको बताऊंगी। उन्होंने बोला है कि समाज के मूल्य क्या है, ये पैरामीटर्स क्या कुछ होने चाहिए कि आप जानते हैं, और जो समय रहना है, और साथ ही साथ खास तौर पर रणवीर अलाहाबादिया, उनके लिए ये डिमांड एंड सप्लाई की जो बात है, ये कॉन्सेप्ट भी सामने आ रहा है कि जिन लोगों ने इन्हें फेमस किया और जब इन्होंने आपत्तिजनक बातें की, वही लोग इन्हें गिराने का काम कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को कैसे देखते हैं आप?
नहीं, बिल्कुल ये लगातार महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर आप देखिए तो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो। तो अगर आप ऐसे में जब बड़े बड़े नेताओं के साथ आप मिलते हैं, आपको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल जाता है, सम्मानित होते हैं, तो आपके समाज के प्रति जिम्मेदारी और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब आप जिम्मेदार लोगों की श्रेणी में आते हैं तो आप किसी भी तरह का बयान नहीं दे सकते, और अगर आप बयान देते हैं तो आपको उस पर हाईली रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है ना सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया केस पर बल्कि बाकी सभी लोगों पर है, जो लगातार कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार काम करते रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये तो आदेश दे दिया कि रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनको गिरफ्तार मिल गई है, लेकिन हाँ वो इस पूरे जब तक प्रोसेस का केस चल रहा है वो देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। ओके कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुणाल गोस्वामी हमारे सहयोगी रणवीर इलाहाबादिया के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार रणवीर इलाहाबादिया को लगाई है और उसी के साथ साथ उन्हें अपना पासपोर्ट थाने पुलिस स्टेशन में जमा करवाने को कहा है। तो फिलहाल न्यूज रूम लाइव में मुझे दीजिए इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे शिफन शर्मा और रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।